नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। भारत की उत्पत्ति से जुड़ी नई जानकारी और छात्र द्वारा विकसित किए गए अनोखे ड्रोन, इसके अलावा चर्चा करेंगे शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और इनके प्रभाव की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। वैज्ञानिकों को मिली भारत की उत्पत्ति से जुड़ी नई जानकारी, जीवाश्म द्वारा लगाया पता। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने विकसित किया ड्रोन, बारूदी सुरंग की पहचान में मिलेगी मदद। ब्लैक होल के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी विश्वेश्वरा का निधन। और खोज खबर में चर्चा करेंगे शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और शिक्षा व्यवस्था पर इसके प्रभाव की। और अब खबरें विस्तार से। भारत में जीवों और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई ऐसी प्रजातियां भी हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। इसी आधार पर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पैंजिया से अलग होने के बाद भारत कई करोड़ों सालों तक समुद्र से घिरा रहा और इसके बाद ये यूरेशियन प्लेट से जुड़ा। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को मिले एक जीवाश्म के आधार पर भारत की उत्पत्ति को लेकर नई जानकारियां मिली हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब तक की परिकल्पना के मुताबिक करोड़ों साल पहले पूरी धरती जमीन का एक ही टुकड़ा थी जिसका नाम था पैंजिया। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले धरती के भीतर होने वाली टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से पैंजिया टूटकर 2 भागों में बंट गई। उत्तरी भाग का नाम था लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से का नाम था गोंडवाना लैंड। दरअसल पृथ्वी की अलग अलग परतें जैसे कि लिथोस्फीयर में 15 से 20 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होने वाली विभिन्न हलचलों के कारण प्रभावित होती हैं। परिणाम स्वरूप ये प्लेट्स एक दूसरे की ओर या विपरीत दिशा में खिसक जाती हैं। इसे ही टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। ये भी माना जाता था कि भारत कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस हिस्से में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका भी शामिल थे जो धीरे धीरे टूटकर अलग हुए और यूरेशिया प्लेट से जा टकराए। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले विशिष्ट पौधों और जानवरों की बदौलत शोधकर्ता मानते थे कि भारत लंबे समय तक समुद्र से घिरा अलग थलग जमीन का टुकड़ा था और भारत तथा जमीन के दूसरे टुकड़ों के बीच कोई संपर्क नहीं था। लेकिन ताजा शोध के बाद ये परिकल्पना गलत भी हो सकती है। बॉन विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के एक दल ने कुछ ऐसे सबूत खोज निकाले हैं जो इस परिकल्पना को निराधार बता रही है। सबूत करीब 5 करोड़ 40 लाख साल पुराने बाइटिंग मिजेस नाम के पतंगों के अवशेष के रूप में सामने आए हैं। ये अवशेष सूरत के पास अंबर में कोयले की सतहों के बीच पाए गए हैं। PLOS-1 पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक शोधकर्ताओं ने 38 बाइटिंग मिजेस के अवशेष खोजे हैं और उनकी तुलना यूरोप और चीन में पाए गए इसी तरह के अवशेषों से की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 38 में से कम 34 अवशेष बाल्टिक क्षेत्र और उत्तर पूर्वी चीन के फुजन में पाए गए अवशेषों से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि अवशेष के रूप में पाए गए इन पतंगों के वंशज अब भी जर्मनी में पाए जा सकते हैं। इस खोज से एक बात तो स्पष्ट है कि मान्यताओं के विपरीत प्राचीन काल में भी भारत यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली एक कड़ी जरूर मौजूद थी। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं, इस बात को साबित कर दिखाया है 14 साल के हर्षवर्धन जाला ने। 10वीं में पढ़ने वाले हर्षवर्धन ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो बारूदी सुरंग की जांच कर सकता है। इस ड्रोन पर काम करने के लिए गुजरात सरकार ने हर्षवर्धन के साथ 5 करोड़ रुपए का MOU भी साइन किया है।
साल 2017 का आगाज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए मुकाम के वादों के साथ हुआ है। दुनिया कई नई और मौजूदा तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल का इंतजार कर रही है। इन्हीं में एक तकनीकी है ड्रोन। ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन 2017 में इसके जरिए विशिष्ट सेवाएं शुरू होने का इंतजार है। इन सेवाओं में दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा तलाशी और राहत अभियान, निरीक्षण और यहां तक कि वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना भी शामिल है। इन्हीं विशिष्ट सेवाओं की कड़ी में एक और बेहतरीन सेवा की उम्मीद जुड़ गई है, जिसकी अलख जगाई है 10वीं कक्षा के एक छात्र ने। जी हां, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर्षवर्धन जाला ने एक ऐसे ड्रोन की डिजाइन तैयार की है जो जमीन पर लैंडमाइन का पता लगा सकता है। जाहिर है, ये एंटी लैंडमाइन ड्रोन जमीन में छिपे लैंडमाइंस को तलाशने और उन्हें नष्ट करने में मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीकी को गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मान्यता दी है और इस ड्रोन के वाणिज्यिक उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। और हमारा ड्रोन जो है वो जमीन से 2 फीट ऊपर रहेगा। तो ऐसे हम लैंडमाइन को डिटेक्ट करते हैं हमारे ड्रोन से, एंड देन उसके बाद जो लैंडमाइंस होती है उसके ऊपर हम 50 ग्राम का डिटोनेटर लगा के वो ड्रोन उड़ जाता है, यानी वो फ्लाई हो जाता है, एंड देन वो डिटोनेटर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हम लोग वो लैंडमाइन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हाल में वैश्विक निवेशकों के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दौरान इस प्रतिभाशाली युवा ने गुजरात सरकार के साथ समझौते पर करार किया है। उसके डिजाइन किए ड्रोन के उत्पादन के लिए उसे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। करार के मुताबिक जाला आने वाले दिनों में इस योजना पर गुजरात सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। ये ड्रोन जमीन से 2 फीट ऊपर रहकर लैंडमाइंस खोज सकता है। इसके अलावा ये ड्रोन अपने साथ 50 ग्राम वजन का डेटोनेटर भी ले जा सकता है, जो लैंडमाइन को नष्ट करने के लिए उसमें विस्फोट कर सकता है। ब्लैक होल के क्षेत्र में अहम शोध और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज में भी अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी विश्वेश्वरा का 16 जनवरी को देर रात निधन हो गया। डॉक्टर विश्वेश्वरा 78 साल के थे और वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। तो आइए नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर विश्वेश्वरा के योगदानों पर। पिछले साल जब सदी की महानतम गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज सामने आई, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही शख्स को धन्यवाद दे रहे थे, और वो शख्स थे भारत के प्रोफेसर सीवी विश्वेश्वर, ब्लैक होल विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया के मार्गदर्शक। ये उन्हीं की गणना थी जिसने आपस में विलय हो रहे 2 ब्लैक होल के तरंगों के संकेतों को ग्राफिकल आकार में पेश किया। बाद में जिन तरंगों को लीगो ने खोजा था। ब्लैक होल का नाम जब ब्लैक होल पड़ा था, उससे पहले ही प्रोफेसर विश्वेश्वर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दुनिया के सामने पेश किया था। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में बताया था कि किस तरह 2 ब्लैक होल आपस में टकरा सकते हैं और एक दूसरे में उनका विलय हो सकता है। उन्होंने क्वासी नॉर्मल मोड्स यानी रिंग डाउन सिग्नल नाम की वैसी खास गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में दुनिया को बताया जो 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न होती हैं। रिंग डाउन सिग्नल एक घंटी से निकले तरंगों की तरह होती है, जिसकी आवाज घंटी पर हथौड़ा मारने पर उत्पन्न आवाज की तरह होती है। इस खोज ने ब्लैक होल को समझने और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति जानने में मदद की। अंतरिक्ष विज्ञानी होने के अलावा प्रोफेसर विश्वेश्वर ने एक संस्थान भी स्थापित किया था। वो बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारा मंडल के संस्थापक निदेशक थे और उन्होंने भौतिक विज्ञान में छात्रों के लिए 3 साल का रिसर्च एजुकेशन एडवांसमेंट कार्यक्रम शुरू किया। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने कार्टून का सहारा लेने के अलावा
आइंस्टाइन्स एनिग्मा, ब्लैक होल्स इन माय बबल बाथ जैसी पुस्तकें भी लिखीं। विलक्षण प्रतिभा का ये मालिक 16 जनवरी की रात 78 साल की उम्र में हम सबका साथ छोड़ गया। प्रोफेसर विश्वेश्वर के निधन से पूरी दुनिया में विज्ञान को एक शून्य का एहसास हो रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। सभी घरेलू औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारत आधिकारिक तौर पर सर्न का एसोसिएट सदस्य बन गया है। इस सिलसिले में भारत और सर्न के बीच 16 नवंबर 2016 को समझौते पर दस्तखत हुए थे। इस सदस्यता के साथ भारत सर्न में शोध के सभी डेटा की जानकारी ले सकेगा और सर्न की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेगा। एहतियाती कदम के तहत ब्रिटिश अंटार्कटिक सोसाइटी ने मार्च में हेली 6 पोलर रिसर्च बेस से अपने 88 वैज्ञानिकों को वापस लाने का फैसला किया है। वैज्ञानिकों ने अक्टूबर 2016 में बर्फ में एक दरार देखा, जिसके बाद बेस खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। ये दरार हेली 6 स्टेशन बेस से सिर्फ 10 मील दूर है। सर्दियों में ये दरार खाई में तब्दील हो सकती है, जिस वक्त वहां 24 घंटे अंधेरा रहता है और समुद्र जमे रहते हैं। सर्दियां खत्म होने के बाद वैज्ञानिक अपने कार्य पर वापस लौट सकते हैं। चांद की सतह पर उतरने वाले अंतिम पूर्व अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन का देहांत हो गया है। वो 82 वर्ष के थे। सर्नन स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सबसे पहली टीम का हिस्सा थे। नासा और नौसेना से 1976 में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एयर वन एयरलाइन शुरू करने में अहम भूमिका निभाई और ऊर्जा तथा अंतरिक्ष सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। एक इंजीनियरिंग कंपनी में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया और वो ABC न्यूज में स्पेस कमेंटेटर भी थे। एक दिलचस्प खोज में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी को समुद्री ड्रैगन की एक नई प्रजाति मिली है। रूबी सी ड्रैगन नाम की ये प्रजाति पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर फिल्माई गई। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि रूबी सी ड्रैगन की पूंछ पत्तियों के जैसी और खूबसूरत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूंछ की विशिष्टता सभी समुद्री ड्रैगनों में पाई जाती है। ये भी साबित हुआ कि रूबी सी ड्रैगन की पूंछ सी हॉर्स की तरह शिकार पकड़ने लायक होती है, जो विशेषता दूसरे समुद्री ड्रैगन में नहीं होती। भारत अपने बेहतर शिक्षण संस्थानों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। बेहतर शोध कार्यों और सुविधाओं की वजह से आज विदेशी छात्र भी पढ़ाई के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं विश्व भर में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को निखारने के लिए समय समय पर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। लेकिन इस रैंकिंग का शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर होता है और ये क्यों जरूरी है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे अपने आज के सेगमेंट खोज खबर में। आज की अर्थव्यवस्था का आधार है ज्ञान, जिसकी कुंजी है शिक्षा। हर मिनट एक नया डेटा और नया ज्ञान सामने आ रहा है। जो भी देश अपने नागरिकों को उचित शिक्षा नहीं दे पाता, निश्चित है कि वो देश विकास के मामले में दूसरे देशों से पीछे छूट जाएगा। लिहाजा ज्ञान में गुणवत्ता जरूरी है और ये वक्त है ज्ञान की गुणवत्ता परखने का। दुनिया भर के छात्रों का ज्ञान लिखित और मौखिक परीक्षाओं के जरिए आंका जाता है। सवाल है कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता की जांच कैसे हो।
इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग की प्रक्रिया सामने आई। आज की तारीख में शिक्षा एक ऊर्जा युक्त प्रक्रिया है जिसके कई अवयव हैं। उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों का चयन रैंकिंग के जरिए ही स्वीकार है। रैंकिंग तय करने के लिए आज दुनिया भर में कई रैंकिंग संस्थान हैं। मसलन क्वार्टरली साइमंस लिस्ट ऑफ टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, टाइम्स हायर एजुकेशन और शंघाई नेचर रैंकिंग इत्यादि, जो दुनिया भर के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा का आकलन करते हैं और उनकी रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग तय करने के कई आधार होते हैं। देश में शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार ने अपनी तरह की पहली रैंकिंग व्यवस्था जारी की है, जिसका नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने करीब 3,500 संस्थानों का आकलन किया है और 4 वर्गों में शीर्ष के 10 संस्थानों की सूची तैयार की है। ये 4 वर्ग हैं: विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट। ये रिपोर्ट कई सख्त पैरामीटर के आधार पर तैयार की गई है। मसलन शिक्षा, सीखना, संसाधन, शोध, पेशेवर व्यवसाय और सहयोगात्मक निष्पादन, स्नातक के नतीजे, पहुंच तथा समझ। रैंकिंग तैयार करने के लिए छात्रों, पूर्व छात्रों, अभिभावकों, कर्मचारियों और आम लोगों की भी राय ली जाती है, जिसमें शिक्षा, सीखने के संसाधन, स्नातक के नतीजे और संस्थान की पहुंच का ख्याल रखा जाता है। लिहाजा अब गुणवत्ता की जांच के विस्तृत मायने हो तो रैंकिंग की नई भूमिकाएं होती हैं। ये किसी संस्थान में फैकल्टी और अच्छे ढांचे के रूप में शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताता है, जिनका सीखने की प्रक्रिया पर भारी असर पड़ता है। इम्पोर्टेंस उस लेवल पे है कि जब बच्चे को एडमिशन लेना है तो पहली चीज़ वो देखता है कि कौन सा कॉलेज टॉप रैंक पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक पे है। हर अच्छा स्टूडेंट यही चाहता है कि वो बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो बेस्ट हाउ विल ही, वो कैसे जज करेगा? वो यही रैंकिंग देख के जज करेगा। एजुकेशन डिपेंड करता है कि आपकी फैकल्टी कैसी है, आपके बच्चे किस लेवल के आ रहे हैं, बच्चों में कितनी सीखने की क्षमता है। उस लेवल पर रैंकिंग बहुत मैटर नहीं करती है। रैंकिंग सिर्फ इनिशियल लेवल पे मैटर करती है। जब बच्चा एक बार किसी भी कॉलेज में आता है, अगर वो अच्छे से हार्ड वर्क करे और टीचर उसे बेस्ट देने को तैयार रहे, दोनों मिलकर पिलर्स की तरह चले, तो बच्चा वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में कोई समाज अलग थलग नहीं रह सकता। बेहतर संपर्क का मतलब है अधिक आदान प्रदान और अधिक विकास। ये देखा गया है कि ज्यादातर अच्छे संस्थानों ने सहयोगात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है, जिससे छात्रों में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आने में मदद मिलती है। शिक्षा सभी का हक है, लिहाजा शिक्षा व्यवस्था को विस्तृत बनाना होगा, खासकर भारत जैसे देश में जहां व्यवस्थाओं, सिलेबस और संस्कृति में विभिन्नता है। कई संस्थान की रैंकिंग के जरिए पता चलता है कि वो संस्थान छात्रों की पहुंच के कितना भीतर है और उसका आयाम कितना विस्तृत है। इन सब के बावजूद दिमाग में उठने वाला बुनियादी सवाल यही है कि रैंकिंग के जरिए शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। रैंकिंग के मानकों से हमें पता चलता है कि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में कमी कहां है और उसे दूर करने के लिए क्या प्रभावशाली योजना बनाई जा सकती है। कुछ हद तक रैंकिंग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी सहायक होती है, जिसमें हर संस्थान छात्रों के विभिन्न समूहों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। रैंकिंग व्यवस्था के फायदे घाटे को लेकर वाद विवाद जारी है। फिर भी ये उम्मीद की जाती है कि पर्याप्त डेटा और सही मानकों के इस्तेमाल से रैंकिंग की प्रक्रिया वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव ला सकती है।
तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते मैं होंगी फिर से हाजिर राज्यसभा टेलीविजन पर। नमस्कार।